तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन के आगे देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा से आगे चलकर क्या क्या बना, फंगस बना, प्लांट बने, एनिमल्स बने। एनिमल में आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा ही है ऑलरेडी कि नॉन कॉर्डेटा पहले बनता है, नॉन कॉर्डेटा से डेवलपमेंट होकर कॉर्डेटा बनता है। कॉर्डेटा के और डिफरेंट टाइप्स हैं, वर्टिब्रेटा, फिशेस। ठीक है, फिशेस से और डेवलपमेंट होता है एम्फीबिया बना, एम्फीबिया के डेवलपमेंट से रेप्टाइल्स बना, रेप्टाइल से दो टाइप्स बने, बर्ड्स और मैमल। ठीक है, पैरेलल में अभी 11th के रिवीजन में एनिमल किंगडम का मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो वहां तक मैंने अभी नॉन कॉर्डेटा मैं अभी मॉलस्का तक पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, जिसको जिसको मतलब देखना वो देख सकता है, अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, तो मैमल्स जो है, इसका एग्जांपल ह्यूमंस है। ठीक, तो ये पूरा पूरा प्रॉपर एक सीक्वेंस हो गया जो आपको याद रखना है। ठीक है, याद करने वाली चीज यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट है किसी को? एक बार मैं फटाफट 1 मिनट में रिवाइज करता हूँ फटाफट। तो फर्स्ट यहाँ पे आप अगर याद करो, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे। इनऑर्गेनिक केमिकल्स सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटोबायंट बना। प्रोटोबायंट दो टाइप्स का था। क्या क्या था? एक था कोएसरवेट और एक था माइक्रोस्फियर। कोएसरवेट एक्सटिंक्ट हो गया, माइक्रोस्फियर बच गया। माइक्रोस्फियर आगे चल करके बनाया यू बायंट, और डेवलपमेंट हुआ यू बाइंड। यू बाइंड से आगे चल करके बना फर्स्ट प्रोटोसेल। ठीक है, या प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसका नेचर कैसा था? ये था कीमो हेटेरोट्रॉपिक। कीमो हेटेरोट्रॉपिक से आगे चलकर बना कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक से बना फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ये सब पूछता है एग्जाम में। फोटो ऑटोट्रॉफिक से आगे चल करके ये बना प्रोटिस्टा। ये सब बैक्टीरिया, ये कौन है? ये सारे प्रोकैरियोटिक जो भी है सब क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बोले तो मोनेरा। ठीक है, फिर बना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा है आपका यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर, है ना? प्रोटिस्टा से आगे चलकर 3 ग्रुप बन सकते हैं। क्या क्या बने होंगे 3 ग्रुप? प्रोटिस्टा से आगे चलकर बने होंगे, फर्स्ट बना होगा फंगस, फिर बना होगा प्लांटी, और फिर एनिमेलिया। ठीक है, तीनों का कनेक्टिंग लिंक प्रोटिस्टा है। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा ये बात। ठीक है, अच्छा, ये जो एनिमल है, एनिमल किंगडम, उसको हम लोग डिस्कस की, क्योंकि हम लोग जूलॉजी पढ़े थे, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़े हैं डिटेल्स में काफी। तो वहां पे आपने देखा होगा कि एनिमल किंगडम के अंदर नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा होता है। कॉर्डेटा की अगर बात करें तो वहां से वर्टिब्रेटा एक उसमें सब फाइलम होता है। वर्टिब्रेटा के अंदर में आपको फिशेस मिलते हैं। ठीक है, फिशेस के डेवलपमेंट से एम्फीबिया हुआ, एम्फीबिया के डेवलपमेंट से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स दो टाइप्स का आगे चल के बन गया, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के अंदर ह्यूमंस। ये पूरा का पूरा समरी है जो आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट होगा तो रोकना। हाँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, अब ये तो हो गया इनका हेल्डन और पेरेंट के बाद ये सारा कंसेप्ट जो भी था। अब इसके बाद यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है? तो 1953 में, डेट याद रखना, मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट, मिलर क्या थे? अमेरिकन साइंटिस्ट से, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज टीचर यूरे। तो यूरे जो है उसके टीचर का नाम है। ठीक है, और मिलर जो है उसका स्टूडेंट है। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो गैसेस लिए, ये मतलब जो कंपाउंड्स लिए, उसका आपको रेशियो चाहे तो याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट हाँ नाम याद करना होगा, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं माही 212। ठीक है, माही 212। ठीक है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो इन्होंने ये गैसेस लिया और साथ में वाटर वेपर बहुत सारा लिया। टेम्परेचर कितना लिया? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। ठीक है, और इस सब सबको एक फ्लास्क के अंदर भर दिया। ठीक है, तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल कंडीशन बनाया, वो कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ अर्थ के कंडीशन को रिजेंबल करता था, उसकी तरह दिखता था। साथ में इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए जिसकी हेल्प से स्पार्क्स यानी चिंगारी बनते थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिलता था वहां से। ठीक है, और ये थंडर स्टॉर्म को रिप्रेजेंट करता था। थंडर स्टॉर्म का मतलब है तूफान जो आता है उसमें बिजली कड़कती है आसमान में। ठीक है, उस आसमान में जो बिजली कड़कती है उसमें बहुत सारा एनर्जी होता है। ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से बहुत सारे गैसेस या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि पुराने जमाने में करते थे। ठीक है, तो ये सब है। तो ऐसा इन्होंने लैब में रिक्रिएट किया सारा सब माहौल। और ये देखो, इसका एक इमेज है जो इस बच्चे में नहीं बनाया होगा, मुझे पता है, मैंने बोला था क्लास में बनाने के लिए, हाँ नहीं बनाया। तो एनसीईआरटी में एक इसका डायग्राम है। वो मैं दिखा देता हूँ सबको, सबने देखा ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो डायग्राम थोड़ा याद कर लेना होगा, रुको मैं एक बार एनसीईआरटी खोलूंगा अभी। तो प्रिमिटिव अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वही सब है, दैट वाज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। एज अ रिजल्ट
दीज गैसेस रिएक्टेड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड। देखो क्या हुआ कि वो जो गैसेस थे, माही 212, ठीक है, कौन कौन था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या था, वाटर वेपर, ठीक है, ये 2:1:2, 2:1:2 के रेशियो में था, ठीक है, और वाटर वेपर बहुत सारा लार्ज अमाउंट में था, लार्ज अमाउंट में था, ठीक है। ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे अमाइनो एसिड बनता है, इससे बनता है अमाइनो एसिड। कौन कौन से अमाइनो एसिड, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, बट हाँ पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। जैसे एलानीन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये नाम चाहे तो याद कर ले, ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड बनते हैं वहां पर ठीक है। अदर साइंटिस्ट ऑल्सो परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आगे चलकर बहुत सारे और भी साइंटिस्ट लोगों ने इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट किया और गैसेस का कॉम्पोजिशन थोड़ा बदल दिया। जब गैसेस का कॉम्पोजिशन बदला तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलने लगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिला, लिपिड मिला, नाइट्रोजनस बेस मिला, पिगमेंट्स मिले, एक्सेट्रा, ये सब मिले। मतलब जो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स आपको यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड्स हो, या नाइट्रोजनस बेस हो, जो भी हो, अमीनो एसिड हो, ठीक है, ये सब के सब प्रिमिटिव अर्थ पर बन रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। क्योंकि लैब में अगर हम वो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन लगा रहे हैं तो ये सब बन रहा है, ठीक है, तो उस वक्त ही बना होगा। ठीक है, अब ये निश्चित रूप से बना होगा कि नहीं कंफर्म करके तो मैं नहीं कह सकता, बट यस, साइंटिस्ट लोग भी अज्यूम करते हैं कि ऐसा बना होना चाहिए, ऐसा बना होगा, ठीक है, और ऐसा बनता भी है। तो इस तरह से इन लोगों ने, मतलब यूरे और मिलर ने, ये प्रूव किया कि जो हेल्डन और ओपेरन ने एक थ्योरी दी थी उसका प्रैक्टिकल प्रूफ करके उन्होंने दिखाया, ठीक है। यही है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, वो इसने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा ये भी पढ़ लो थोड़ा सा, किसी का डाउट है कुछ, एक मिनट। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, हाँ उस पर भी आते हैं। तो इस एनवायरनमेंट को हम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बिल्कुल बोलते हैं। आज के एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हम आज के एनवायरनमेंट में, अर्थ के एनवायरनमेंट में ये कोशिश करें करने का, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक है। ये सब रिएक्शन कराने के लिए आपको जो माहौल चाहिए, जैसे लैब में बना सकते हैं आप, बट अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक। इसके लिए ऑक्सीजन का एब्सेंस होना जरूरी है, ठीक। और पुराने जमाने में जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन नहीं था, दैट्स वाई वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, उसमें ये सब पॉसिबल था। अब ये सब नहीं हो पाएगा, हाँ ये लैब में हो सकता है, नेचुरल तरीके से अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैब में आप ऑक्सीजन के बिना भी काम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आप चाहें अर्थ अर्थ से सारा ऑक्सीजन हटा दें, तो फिर हम लोग खुद जिंदा नहीं रहेंगे, तो क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो नहीं देख सकते यार, ऐसा वैसा अब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो रिड्यूसिंग नहीं रहा, ठीक है। अब ये पढ़ो थोड़ा सा। एनालिसिस ऑफ मीटराइट कंटेंट ऑल्सो शोड सिमिलर रिजल्ट। मीटराइट कंटेंट मतलब क्या होता है, मीटराइट जो होता है, जो जैसे धूमकेतु होता है, ठीक है, धूमकेतु मतलब जो एस्ट्रॉयड जैसा ही होता है, एस्ट्रॉयड थोड़ा अलग होता है, मीटराइट थोड़ा अलग होता है, बट अभी के लिए आप बायो में मान लो सेम टाइप का होता है, जो अ, पत्थर जो होता है, जो आसमान में या स्पेस में तैर रहा होता है और धरती पर आके टकराता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। हो सकता है एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से खुद ही जल जाए, या वो टकरा भी सकता है धरती से, अगर वो बहुत बड़े साइज का होगा तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मीटराइट्स जो है धरती पर हर हर सेकंड गिरते रहते हैं, ठीक है। हर सेकंड धरती पर 10 से 12 एस्ट्रॉयड मीटराइट गिरते रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे साइज के होते हैं, वो ज्यादा उससे नुकसान नहीं होता, ठीक। तो जब इस मीटराइट का स्टडी किया गया, ऐसे बहुत सारे मीटराइट मिले हैं साइंटिस्ट लोगों को, तब उनका स्टडी किया गया तो पाया गया कि उनके अंदर जो कंटेंट है, उनके अंदर जो चीजें हैं प्रेजेंट है, वो सिमिलर है, ठीक है। वहां भी ऐसे सिमिलर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी वही टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जो प्रिमिटिव अर्थ पे हुआ होगा, वो रिएक्शंस अभी भी आ, किसी मीटराइट पर स्पेस में हो रहा होगा, किसी भी मीटराइट पे हो रहा होगा। मीटराइट के अंदर भी ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शंस जो है वो यूनिवर्स भर, हर जगह में, यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में चल रहे होंगे, ठीक है, और अलग अलग जगह पर लाइफ की शुरुआत हो रही होगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। ये लाइन पढ़ो। फर्स्ट नॉन सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे कि माइक्रोस्फीयर का एग्जांपल लिया गया, नॉन सेलर है, ठीक है, लेकिन ये एक तरह का फॉर्म ऑफ लाइफ ही तो है, बट सेल नहीं बना है। ये कब बना होगा, ये बना है 3 बिलियन ईयर्स, सबको याद रखना है, डेट याद रखना है यहाँ से। दीज माइक्रोस्फीयर्स वर मेड ऑफ जायंट, बड़े साइज के आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक फॉर्म जो था वो कब बना, 2 बिलियन ईयर्स अगो, ओके। फर्स्ट लाइफ वाज फॉर्म्ड इन ओशन, क्योंकि मतलब धरती पर उस वक्त पानी था और वहीं से जीवन की शुरुआत हुई थी। और एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं था, आपको बता चुका मैं।
ये सब डेटा आपको थोड़ा याद रखना कि क्या क्या एनसीईआरटी ने लिखा है, सब कुछ समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है। आगे देखो, ऑक्सीजन एब्सेंट था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट प्रेजेंट टाइम, आज के जमाने में एटमॉस्फेयर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। सो दीज रिएक्शंस कैन नॉट अकर इन टुडेज एटमॉस्फेयर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सब था यूरे मिलर और हेल्डन ओपेरन का। यहाँ से कोई डाउट किसी को, कुछ भी पूछना है किसी को तो पूछो, आगे बढ़े। चलो देखो, नेक्स्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। देखो एविडेंसेस में ये भी याद करने वाला ही है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पहला एविडेंस है। एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ, ठीक है। एविडेंस का क्या मतलब होता है, प्रूफ। कोई डाउट है किसी को? इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर एनारोब्स आर मेजर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, यस, जब लाइफ की शुरुआत पहली बार हुई होगी तो उस वक्त ऑक्सीजन उतना नहीं था, कम ऑक्सीजन था, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा तब बढ़ी जब प्लांट्स बन गए, या जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। प्लांट के पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, ये सब था। तो उनके पहले जो पहली बार शुरुआत में जो ऑर्गेनिजम्स आए थे, कीमो हेटरोट्रॉफ्स आए थे, उसमें मेजर जो लाइफ फॉर्म है वो सब क्या है, एनरोबिक है। क्योंकि ऑक्सीजन था नहीं एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्रोथ होता है उसको एनारोबिक बोलते हैं, यस। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एनारोब्स मेजर रूप से पाए जाते थे, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, तो पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस में आते हैं। देखो पेलेंटोलॉजी का मतलब क्या है, तो पेलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोलते हैं। व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल का मतलब जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म का मतलब जो पुराने जमाने के एनिमल्स, प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो डेड बॉडी का जो बचा कुचा पार्ट हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। जब उसकी स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं पेलेंटोलॉजी, ठीक है। तो fossils are remaining parts of dead bodies of ancient plant or animals. They are found inside layers. ठीक है, रॉक्स के अंदर ये पाए जाते हैं, और ऐसे रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। जैसे इग्नियस रॉक होता है, ठीक है, ऐसे होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। लेयर बाय लेयर वाले को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री के अंदर ही पाया जाता है। क्या लिखे हो यार डाउट में? दोनों तो ऑब्लिगेट एंड फैकल्टी है, ऑब्लिगेट फैकल्टी दोनों हो सकता है, बिल्कुल। चलो देखो, तो उसमें उस जमाने में क्या था कि ऑक्सीजन की कमी थी, तो वहां पर एनरोब्स पाए जाते थे, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, फॉसिल पे आ जाओ। तो फॉसिल जो है वो रॉक्स के अंदर दबे हुए पाए जा सकते हैं। जैसे मान लो आज के जमाने में हम लोग यहाँ पर है, ठीक है, और कोई जो जानवर है, उसी किसी की हड्डी यहाँ पर मुझे मिली, इतने इतने नीचे मिली है, ठीक है। एक और जानवर, उसकी हड्डी यहाँ मिली, लेयर बाय लेयर मिली है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया मान लो, ये सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर में जाकर उनको मिली। तो जितने नीचे की तरफ आप जाओगे उतना वो पुराना जानवर होगा, ठीक है। जितना ऊपर होगा उतना नया जानवर होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये इंसान मर जाएगा और इसको कोई यहीं पर दफन कर दिया, ठीक है। तो आगे जा करके 10,000 साल बाद कोई इंसान या एलियन यहाँ पर आया, तो उसने यहाँ खुदाई की तो उसने पाया कि यहाँ पर एक इंसान की हड्डी मिली है, ठीक है। तो ये मॉडर्न टाइम का है ना, 2025 का जानवर है, इंसान है ना। जितना ये नीचे की तरफ जाएगा ये उतना पुराना हो जाएगा। तो लेयर बाय लेयर हमको मिलता है, ठीक है। इसी रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। डीपर द सेडिमेंट, वही लिखा, ओल्डर इज द फॉसिल। जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा ओल्डर फॉसिल होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स गिव्स द आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एंशियंट एंड प्रेजेंट डे प्लांट्स एंड एनिमल। जब हम फॉसिल को स्टडी करते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि पुराने जमाने के एनिमल्स या प्लांट्स कैसे दिखते थे और आज के जानवर या प्लांट्स कैसे दिखते हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, उनके अंदर कितना बदलाव आया है, ये हम दोनों को स्टडी करके देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको कंपैरेटिव एनाटॉमी भी कहते हैं। ये सब है। तो वही नीचे लिखा रहेगा, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को फॉसिल वाला कहानी में? इसी में सेकंड एविडेंस अपने को मिलता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसके आगे बढ़ते हैं, चलो। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना है, ठीक है। एनाटॉमी को कंपेयर करना है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है, और मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करना है, यानी एक्सटर्नल फीचर्स को कंपेयर करना है। तो जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमको बहुत कुछ सेम मिलेगा या डिफरेंट मिल सकता है, देखते हैं, चलो। इसके अंदर आपके पास दो टॉपिक्स आता है, एक ऑर्गन के रूप में तो होमोलॉगस ऑर्गन आता है, और दूसरा आता है एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। जो होमोलॉगस ऑर्गन है, ये जो एवोल्यूशन का ट्रेंड फॉलो करता है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये समझाना पड़ेगा हमें, ठीक है। और जो एनालॉगस ऑर्गन है इसका जो ट्रेंड होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये भी समझाना पड़ेगा। तो समझाता हूँ, रुको। तो फर्स्ट आप समझ लो होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, उसके बाद बात करते हैं, देखो। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस का मतलब क्या है, देखो, होमो मतलब हो गया सेम,
लॉगस मतलब हो गया यहाँ पर लॉगस मतलब पोजीशन होता है वैसे तो, बट यहाँ पर सेम ओरिजिन इसका मतलब, ठीक है। तो सेम ओरिजिन। डाइवर्जेंट मतलब होता है स्प्रेड करना, फैल जाना। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक पूर्वज है, मान लो, या एंसेस्टर है। अब इसके बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। जैसे ये इसका एक, दो, तीन, चार बच्चा हो गया, ठीक है। इससे फिर और भी बहुत सारे बच्चे हुए, ठीक है। ऐसे करके इसके भी बहुत सारे बच्चे हुए। तो ये फैल रहा है ना, इसकी जो जाति है ये फैल रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डाइवर्ज करना। डाइवर्ज करना मतलब फैलना, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि पुराने जमाने में मान लो कि यहाँ पर एक एप था, एप समझते हो? एप जैसे कि चिंपैंजी हो गया, ठीक है। तो एप जो है उसके बहुत सारे बच्चे हुए, ठीक है। उससे आगे चलकर यहाँ पर ह्यूमन बन गया, मैन, ठीक है। एक से चिंपैंजी बन गया, एक से गोरिल्ला बन गया, ठीक है। गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरी नहीं, गोरिल्ला। और एक बन गया औरंगटन, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप के बन गए। मतलब एप जो था ये था कॉमन एंसेस्टर, और उससे आगे चलकर डाइवर्ज होते होते फैलते फैलते अलग अलग टाइप के स्पीशीज बन गए। ऐसे एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसकी ओरिजिन सेम होती है ना, ओरिजिन सेम है, हाँ, बट मैन का फंक्शन अलग है, चिंपैंजी का अलग है, गोरिल्ला का अलग, सबका फंक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फंक्शन अलग अलग होना और ओरिजिन का सेम होना, ऐसे ऑर्गन को हम बोलेंगे होमोलॉगस ऑर्गन, और ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। समझिए बात, यही है। टाइप ऑफ एवोल्यूशन ये पढ़ो। दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट या कॉमन एंसेस्टर एंड स्प्रेड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स। फैल गया और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म बना, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इनके ऑर्गन्स को हम बोलेंगे होमोलॉगस। तो एच डी याद कर लो, एच डी। एच डी का मतलब होमोलॉगस ऑर्गन, और डी मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एच डी याद रखना, ये दोनों कनेक्टेड आपस में। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, चलो। एग्जाम्पल देखो, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, चीता, वेल्स, बैट कंटेन सिमिलर सेट ऑफ बोन्स। इनके पास सिमिलर सेट ऑफ बोन्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना सबको पता होगा कौन सा क्या होता है, पढ़ा है लोकोमोशन चैप्टर में, ठीक है। ह्यूमरस की बात करें तो अगर कोई इंसान है, मैं इंसान बनाऊं, उसके हाथ को अगर बनाऊं, जैसे मान लो इसका हाथ है, ठीक है, ऐसे मान लो उसका हाथ बना दिया, जो भी उंगलियां है इसके पास। तो यहाँ पर जो हड्डी होगी, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे जो हड्डी होगी, ये वाली हड्डी, इसको क्या बोलोगे? ह्यूमरस, ठीक है। फिर इस तरफ जो हड्डी होगी, जो थंब की तरफ होगी, उसको बोलोगे रेडियस, और इसकी तरफ वाली वो बोलेंगे अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर यहाँ पे होता है कलाई की जो हड्डी होती है, उसको बोलते हैं कार्पल, ठीक है। फिर ये जो चाटा मारने की हड्डी होती है, चाटा मारने की हड्डी होती है, उसको बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक है। फिंगर्स को बोलते हैं फैलेंजेस। ये सारी हड्डियों के नाम यहाँ लिखे हैं। तो ये सिमिलर सेट ऑफ बोन्स, ये सारी हड्डियां इंसान के अंदर भी हैं, चीता के अंदर भी हैं, बैट के अंदर भी हैं, वेल के अंदर भी, सबके पास यही हड्डियां हैं, लेकिन उनकी फंक्शन अलग अलग है। तो उनकी ओरिजिन सेम है, मतलब इंसान का, चीता का, बैट का, और वेल का, इन सभी का जो एंसेस्टर रहा होगा वो एक टाइम पर किसी जमाने में सेम रहा होगा, लेकिन अब उनके फंक्शन अलग अलग है ना। तो इंसान का जो हाथ है उसका अलग अलग फंक्शन है, ठीक। ऐसे चीता के हाथ का अलग अलग फंक्शन था, का तो हाथ में तो वही पैर है उसका, उससे वो दौड़ता है, ठीक। ऐसे ही अगर हम बोले वेल का, तो उससे वो तैरती है, फ्लिपर बना लिया उससे, वो तैर रही है पानी में। बैट उससे उड़ रहा है, ठीक। तो सब कोई अलग अलग काम कर रहा है उससे, लेकिन हाँ उनकी ओरिजिन सेम है। तो ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गन को हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। और ऐसे एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये सब है। तो यहाँ पे लिखा देखो एच डी ए सी। तो एच डी का मतलब तो आप समझ ही गए, होमोलॉगस और डाइवर्जेंट, है ना। अब एसी पे चलते हैं। एसी का मतलब हो गया एनालॉगस ऑर्गन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या प्रोसेस। ठीक है, तो उल्टा कर देना है इस बार। इस बार यहाँ पर कोई एक चीज और समझाया, जो मैंने वही सब लिखा हुआ है। ये सबका सेम सेम ओरिजिन है बट डिफरेंट फंक्शंस है, ठीक है। समझाया वही लिखा हुआ। सेम ओरिजिन, सेम सेट ऑफ बोन्स है, डिफरेंट फंक्शन। जैसे फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन का मल्टीपल टास्क, चीता का रनिंग हो गया, वेल का स्विमिंग हो गया, बैट का फ्लाइंग हो गया, है ना। डिफरेंट डिफरेंट का सब अलग अलग फंक्शन हो गया, ठीक। सेकंड एग्जांपल, और पहले इस पे एसी बाद में चलेंगे, पहले हम लोग होमोलॉगस ही पढ़ लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल प्लांट में है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये रहा एक प्लांट, प्लांट का ये एक्सेस है, ठीक है। प्लांट के एक्सेस से अगर हम बात करें, ये प्लांट का एक्सेस हो गया। प्लांट के एक्सेस के किनारे किनारे में यहाँ पर बर्ड्स निकले हुए हैं। तो ये बर्ड निकला यहाँ पर, ये बर्ड निकला यहाँ पर। ऐसे बर्ड को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। मॉर्फोलॉजी नाम का चैप्टर है क्लास 11 का, उसका मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है यूट्यूब पर। प्ले लिस्ट में सर्च करना, मिल जाएगा, सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। तो एक्सिलरी बर्ड
क्या होता है वहां पे बताया हुआ है कि व्हाट इज एक्सिलरी बर्ड, व्हाट इज एक्सिल, ये सब कुछ। तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होता है किनारे में, और यहाँ से लीफ बनता है। इट कैन गिव और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी जो आपको पढ़ना है, जैसे थॉर्न पढ़ना है और टेंड्रिल पढ़ना है। ठीक है, तो एक थॉर्न मतलब होता है कांटा। ठीक है, थॉर्न मतलब कांटा। कांटा भी दो प्रकार का हो सकता है। तो एक हो गया ये वाला थॉर्न, और एक और होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये कांटा पे ही ध्यान दिया जाए, थॉर्न पर ही ध्यान दिया जाए। तो थॉर्न और टेंड्रिल, टेंड्रिल में लता होती है। ये दोनों ही एक्सिलरी बर्ड से बनते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। कांटा जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। कोई भी एनिमल जब इस प्लांट को खाने की कोशिश करता है, तो कांटा उस प्लांट को बचाने के लिए प्रेजेंट है वहां पर। एनिमल को वो चुभ जाएगा, जिससे एनिमल उस प्लांट को नहीं खाएगा। इस कांटे का यही पर्पज है, इसका यही फंक्शन है। ठीक है, प्लांट को बचाना। ठीक। टेंडर का फंक्शन कुछ और है। ये प्लांट को हेल्प ये भी कर रहा है, बट ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आसपास के जो सपोर्ट वाली चीज, सॉलिड चीजें हैं, उन पर ये लताएं जो होती हैं वो अपने आप को मतलब सपोर्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं बताऊं, बना के दिखा देता हूँ, समझ ही गए होगे बट फिर भी। जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई सॉलिड सपोर्ट है, और ये प्लांट है, प्लांट से लता निकली ऐसे। तो लताएं क्या करेंगी, इसकी चारों तरफ ऐसे गोल गोल घेर लेंगी इस सॉलिड सपोर्ट को, और प्लांट यहाँ पे आराम से ग्रो कर पाए। ये प्लांट है मान लो। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होता, कमजोर प्लांट होता है। ऐसे प्लांट को हम क्रीपिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेंड्रिल। तो आप देख सकते हो, टेंड्रिल हो या थॉर्न हो, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, बट दोनों की ओरिजिन सेम है। दोनों ही एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, होमोलॉगस ऑर्गन। ये भी नीट में पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव चेम्बर्स इन देयर हार्ट एंड ब्रेन। अभी भी आपको पता है कि हार्ट में चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, और ब्रेन में भी चेम्बर्स होते हैं। वेंट्रिकल बोलते हैं उसको, है ना, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ब्रेन ब्रेन के जो चेम्बर्स हैं उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट में वेंट्रिकल भी होता है, ऑरिकल या एट्रियम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ एट्रियम भी लिख सकते हो, एट्रियम या एट्रिया। ओके, तो फिश में एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया में दो एट्रिया, एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में दो, और एक एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में दो होता है। दो दो चार होता है ना। इविस में दो दो चार, यहाँ भी होगा। मैमल्स में दो दो चार। ये सब पता है, ये सबको। नंबर ऑफ चेम्बर्स यहाँ पर एक और एक दो, यहाँ तीन तीन चार चार। इन सभी का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, एक जैसा है। ठीक है, सबके सब मस्कुलर टिश्यू से बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ब्रेन के चेम्बर्स है वो भी, उनकी भी ओरिजिन सेम टाइप के टिश्यू से है। तो आप बोल सकते हो कि ये भी क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है। ठीक है, लेकिन फिश के अंदर आप देखोगे तो वहां पर आपको मिलता है वेनस सर्कुलेशन। जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे वहां पर तुमको, जब सिंगल सर्कुलेशन पढ़ा होगा, याद करो। तो फिश का जो सर्कुलेशन थोड़ा सा अलग है, ह्यूमन का अलग है। ठीक है, लेकिन ओरिजिन सेम है। ठीक, ये हो गया आपका सारा का सारा होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, चलो बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन की, इसको खत्म करते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो एनालॉग का मतलब हो गया कॉपी करना। ठीक है, टू कॉपी अदर्स। तो एनालॉगस ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शन, फंक्शन सेम होता है, लेकिन ओरिजिन कैसा होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ सिमिलर हैबिटेट, हैबिटेट सेम हो, ठीक है, रहने की जगह सेम हो, ठीक, बट बट इनके ओरिजिन डिफरेंट हो। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच भी उड़ रहा है। ठीक है, वही मान लो कौवा है, वो भी उड़ रहा है। कौवा और कॉकरोच दोनों साथ में उड़ रहे हैं, दोनों के पास पंख है, फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की ओरिजिन अलग है। कौवा का पापा अलग है और कॉकरोच का पापा अलग है। दोनों अलग अलग है ना, बट फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों उड़ रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट है, सो क्या बोलोगे, एनालॉगस। कॉपी कर रहा है, दोनों उड़ रहा है। सेम हैबिटेट में रहने के लिए कॉपी करना पड़ता है नेचर के अंदर। ठीक है, एनीवेज, अब दोनों का कॉपी उड़ने का तरीका अलग अलग है, बट फिर भी। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल देखो, विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स, कॉकरोचेस हैव सेम फंक्शंस फ्लाइंग बट हैव डिफरेंट ओरिजिन। वही बात लिखी हुई है। तो देखो, बैट का ओरिजिन क्या है, बैट मैमल है। बर्ड क्या, एव्स या मतलब एवीज है ना। कॉकरोच आर्थ्रोपोड है। इन सभी के अगर आप देखोगे विंग्स की बनावट को, तो मैमल का जो मतलब बैट का जो विंग है, वो किससे बना है, बोन और स्किन से बना है। एबीज का बोन और फेदर से बना है। ठीक है, इसका तो काइटिन से बना है ना। बट ये सबका फंक्शन देखो, सबके सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन फंक्शन के हिसाब से सब एक जगह पर मिल जा रहे हैं आके, सबका फंक्शन सेम है। तो एक कन्वर्ज कर रहे हैं ना, कन्वर्ज मतलब मिलना। ठीक है, तो फ्लाइंग करके कन्वर्ज कर रहे हैं, फंक्शन सेम हो जा रहा है, इसलिए कन्वर्जेंट है। इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, और फंक्शन सेम है, इसलिए एनालॉगस बोल दिया। समझ गए, ये पहला एग्जांपल हो गया।
सेकंड एग्जांपल देखो, आईज ऑफ मैमल एंड आईज ऑफ ऑक्टोपस, दोनों की फंक्शन देखना है, ये भी सिंपल सिंपल है, ठीक है, विजुलाइज करना, देखना है, बट ओरिजिन दोनों का अलग अलग। मैमल्स का जो कोऑर्डिनेट देखो, ओरिजिन क्या है, कॉर्डेटा, ऑक्टोपस कैसा है, नॉन कॉर्डेटा, फाइलम मोलस्का में आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। एग्जांपल 3 देखो फटाफट। तो देखो, फ्लिपर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डॉल्फिन में, वेल में पाए जाते हैं, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, डॉल्फिन, व्हेल्स, सबके फंक्शन स्विमिंग करना ही है, लेकिन सबका ओरिजिन अलग अलग है। जैसे पेंगुइन बर्ड है, ठीक है, डॉल्फिन और व्हेल क्या, मैमल्स है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, मतलब पेंगुइन को डॉल्फिन से कंपेयर कर लो, या पेंगुइन को व्हेल से कंपेयर कर लो, ठीक है, दोनों ही कैसे हो गए, एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए, फंक्शन सेम और ओरिजिन डिफरेंट। ओके, और एग्जांपल है क्या, हाँ एक और एग्जांपल। देखो एग्जांपल नंबर 4, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, प्लांट का एग्जांपल है, इनका सेम फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड लिखा है, ठीक है। बट देयर ओरिजिन इज डिफरेंट, ठीक है। जैसे पोटैटो जो होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां मिलेगा तुम। पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन, ये प्लीम्यूल से बनता है, स्टेम किससे बनता है, प्लीम्यूल से बनता है। स्वीट पोटैटो जो होता है, ये रूट मॉडिफिकेशन है, ये रेडिकल से बनता है, ठीक है। क्या सिंपल याद कर लो, इसका अगर जरूरत भी नहीं है कि तुमको, तुम सिंपल याद रखो, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है और स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, बट दोनों का फंक्शन क्या है, सेम, दोनों का फंक्शन है फूड को स्टोर करना। सॉरी, ठीक है यहाँ तक। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, तो नोट पढ़ लेते हैं फटाफट। रेडियो एक्टिविटी कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एज ऑफ फॉसिल, फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए, ये मिस हो गया था इसलिए नोट्स में लिखवाया गया। रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करके हम फॉसिल का एज पता कर सकते हैं कि कितना पुराना फॉसिल है। मेथड का क्या नाम है, एनसीईआरटी ने पूछा है ये क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग C14, ये वाला आइसोटोप यूज करते हैं कार्बन का, जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये टूटता है, ब्रेक करता है, और डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस को एमिट करता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन छोड़ता है। इसको हम लोग ब्रेक डाउन देख करके हम पता कर पाते हैं कि कितना टाइम लेकर ब्रेक हो रहा है, और इसका क्या पुराना समय रहा होगा, कितना पुराना है ये, ठीक है। उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ये सब तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स में है वैसे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसके हेल्प से मतलब एनसीईआरटी ने पूछा है कि क्या प्रिंसिपल है इसका, तो आप याद रखो, कार्बन डेटिंग प्रिंसिपल है, एटम का नाम है C614, ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन। बायोकेमिकल एविडेंस, फटाफट किया जाए इसको भी। देखो बायोकेमिकल एविडेंस तीसरा एविडेंस है, ये भी सबको पता है, जेनेटिक्स से पढ़ा हुआ है, कि डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसी को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, है ना। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, भी आपने पढ़ा है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से डीएनए बनना उल्टा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम जीन बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में हैं, सबके अंदर यही सेंट्रल डॉगमा फॉलो हो रहा है, यही सारा नियम फॉलो हो रहा है जेनेटिक्स का, ठीक है। सबके अंदर यही सब हो रहा है, और इससे मालूम पड़ता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर सेम सेंट्रल डॉगमा या सेम जेनेटिक्स फॉलो हो रहा है, इसलिए इनके एंसेस्टर सेम रहे हों। ऐसा नहीं कि इंसान को किसी और ने बनाया और जानवर किसी और ने बना दिया, ठीक है। सभी के एंसेस्टर में सेम फेनोमेना फॉलो हो रहा है, प्रोसेस सेम है, दैट्स वाई सबके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया बायोकेमिकल एविडेंस। चौथा नंबर है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब एम्ब्रियो की स्टडी करना। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, अर्नस्ट हैकेल ने सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व की थी, याद करना, याद कर लेना इसको, कि ह्यूमन एम्ब्रियो और एनिमल की एम्ब्रियो की में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, मतलब इंसान का जो एम्ब्रियो होता है और जानवर का एम्ब्रियो ऐसे है, उसमें दिखने में सेम टाइप का लगता है, कि अगर इंसान का एम्ब्रियो भी ऐसे ही दिखता है, ऐसे इस तरह का कुछ, इस तरह का, और जैसे मान लो डॉग का एम्ब्रियो, वो भी इसी टाइप का कुछ दिखता है, देखने में एक ही टाइप का लगता है, ठीक है। इससे मालूम ये पड़ता है कि इन दोनों के एंसेस्टर सेम रहते हैं। तो ये एम्ब्रियो एम्ब्रियो स्टेज में कोई भी ह्यूमन अपने पुराने जमाने के एंसेस्टर्स की जैसा दिखता है, ऐसा इन्होंने कहा था हैकेल ने, ठीक है। फिर एक और आदमी आते हैं, मतलब एक और साइंटिस्ट आते हैं, कार्ल कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। तो वॉन बेयर ने बोला कि नहीं नहीं, ये तुम जो बता रहे हो ये दिखता तो है, बट आगे चल के ये खत्म हो जाता है, तो इसको हम एविडेंस नहीं मान सकते। तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ क्लियर कट नहीं लिखा है। पुराने जमाने में इसको पढ़ते थे, पुराने मतलब पहले सिलेबस में पढ़ते थे। बट अभी दो नाम याद कर लो, किसने क्या क्या बोला, बस इतना काफी है, कि इन्होंने मतलब अर्नस्ट हैकेल ने बोला कि ये एनिमल के एम्ब्रियो और इंसान के एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं, सिमिलैरिटीज हैं। और उसको रिजेक्ट किया कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने, इन्होंने बोला नहीं, आपका जो एविडेंसेस है वो सही नहीं है, ठीक है, उसको हम मान नहीं सकते, हालांकि कुछ हद तक सही था, ठीक है, इसलिए कंट्रोवर्शियल है, बस नाम याद कर लो यहाँ से, ठीक है। तो ये था
एविडेंसेस वाला टॉपिक यहाँ पर होता है खत्म। इंडस्ट्रियल मैनेजर मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ तक हमने 10 पेज आज पढ़ लिया। तो मैं आज यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास कोशिश करें कल करने का ही, कल ही करते हैं। ठीक है, तो मुझे और भी कहीं एक दो जगह निकलना है, रिपोर्ट देखता हूँ, मतलब मैं अभी घर पर ही हूँ, मैं कहीं ज्वाइन नहीं किया हूँ अभी तक। तो मैं कोशिश करूंगा कल फिर से क्लास लेते हैं, मैं बता दूंगा शाम तक जहाँ तक है क्लास होगा कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।